हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन 9। लेसन का नाम है सूत्रक्रमी, घोंघा और श्लोक, जिसका पार्ट 5 आज मैं अपलोड कर रहा हूं। इसमें अपन पढ़ेंगे दूसरा रोग। कल अपन ने गेहूं का मूल्य रोग पढ़ा था। आज सेकंड रोग सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग यानी कि रूट knot डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये लेसन 9 का पार्ट 5 है। अगर शुरू के आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, या वीडियो की प्लेलिस्ट है, जो चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हो। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लगभग 20 वीडियो में उपलब्ध करवा चुका हूँ, और जो 12th बायोलॉजी है उसके भी साथ में वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज अपन चालू कर रहे हैं सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है उसे। तो देखिए, रूट knot डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स यानी कि बर्कली वैज्ञानिक का नाम है। बर्कली ने सर्वप्रथम 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल पर, के काकड़ी वगैरह जो आती है, ककड़ी कुल पर जड़ ग्रंथि सूत्रक्रमी का उल्लेख किया था। तो पूछा जाए कि जड़ ग्रंथि सूत्रक्रमी का उल्लेख किसने किया था, तो बर्कली नामक वैज्ञानिक था। इसने सर्वप्रथम 1855 में इंग्लैंड में इसका उल्लेख किया था। भारत वर्ष में इस सूत्रक्रमी को बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में सर्वप्रथम चाय के बागानों में देखा था। अगर वर्ल्ड लेवल देखा जाए तो बर्कली 1855, और इंडिया में देखा जाए तो बार्बर 1901, चाय के बागानों में इसे देखा गया था। फिर आगे देखिए, इसी में मिलोइडोगाइन शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के शब्द अपन मानते हैं। मेलन यानी कि एप्पल और गार्ड, ओइडीज यानी कि रिसेम्बलिंग, और गाइन का मतलब होता है फीमेल, से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेव या गार्ड की तरह की मादा सूत्रक्रमी से है। सेव या जो गार्ड आती है उसकी तरह की मादा सूत्रक्रमी से, क्योंकि इस प्रकार की मादाएं परिपक्व होने पर सेव या गार्ड की तरह का रूप प्राप्त कर लेती है। ये जो मादाएं होती है परिपक्व अवस्था आने पर सेव या गार्ड की तरह रूप प्राप्त कर लेती है। भारत में जड़ ग्रंथि सूत्रक्रमी सब्जी वाली फसलों को अत्यधिक प्रभावित करता है। भारत में अपन देखें तो जो जड़ ग्रंथि सूत्रक्रमी होता है ना, वह सब्जी वाली फसलों को अत्यधिक प्रभावित करता है। लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर इनका प्रभाव देखा जा चुका है। 1700 पादप प्रजातियों पर अपन इनका प्रभाव देखा जा चुका है। मुख्य रूप से ककड़ी कुल, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली, सेम, अरबी आदि फसलों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी कहने की बात यही है कि जो ककड़ी कुल होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल कहते हैं इसे, जिसमें मुख्य रूप से ककड़ी वगैरह आती है, उस कुल के पादपों की जड़ों में यह जो मादा सूत्रक्रमी होती है रोग फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर देखें तो आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली, सेम आदि में भी यह रोग मुख्य रूप से होते हैं। तो ये तो थे रोग की सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं इसका रोगजनक क्या होता है। तो रोगजनक याद रखिए, इसका रोगजनक होता है मेलोइडोगाइन प्रजातियां, मेलोइडोगाइन स्पीसीज या प्रजातियां। तो संपूर्ण विश्व में 1986 तक मेलोइडोगाइन वंश की 61 प्रजातियां और 2 उप प्रजातियां खोजी गई। इनमें से भारत में पाई जाने वाली 12 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 2 प्रमुख है। फर्स्ट कौन सी है, मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, और दूसरी है मिलोइडोगाइन जेविनिका। ये 2 मुख्य रूप से भारत में भी पाई जाती है। अब लक्षण देखिए, मुख्य रूप से इस रोग के लक्षण तो देखिए क्या होते हैं कि मूल होती है ना, वह गांठ सूत्रक्रमी मुख्य रूप से जड़ों एवं भूमिगत कंद फलों के परजीवी होते हैं। मूल गांठ सूत्रक्रमी मुख्य रूप से जड़ों एवं भूमिगत कंद फलों के परजीवी होते हैं। अतः इनके कारण पौधों के ऊपरी भागों पर पोषक तत्वों की कमी के कारण पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तरह के लक्षण प्रकट होते हैं।
क्या लक्षण देखिए कि जो मूलगांठ सूत्रकृमि मुख्य रूप से जड़ और भूमिगत जो कंद होते हैं इनके फलों के क्या होते हैं परजीवी, यानी उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। अतः इनके कारण पौधों के जो ऊपरी भाग होते हैं ना उन पर पोषक तत्वों की आ जाती है, कमी आ जाती है। उस कमी के कारण पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तरह जो लक्षण प्रकट होते हैं वे इस रोग में होते हैं। अब देखिए लक्षण, जैसे रोगग्रस्त पौधों की वृद्धि जो होती है वह रुक जाती है। जो संक्रमित या रोगग्रस्त पौधा होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि असमान रूप से खेत में वितरित होते हैं। रोगी जो पौधे होते हैं पूरे खेत में बिखर जाते हैं, बिखरे हुए होंगे, क्योंकि जो जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि होते हैं ना वह समान रूप से खेत में वितरित हो जाते हैं। रोगी पौधों का क्षेत्रफल जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। रोगी पौधों का जो क्षेत्रफल होता है ना जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। जड़ों व भूमिगत भागों पर जो संक्रमण होता है वह अधिक होता है। जड़ों भूमिगत भागों पर संक्रमण ज्यादा होता है और संक्रमित जो जड़ें होती है का व्यास, संक्रमित जड़ों का जो व्यास होता है वह स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना परमाणु अधिक होता है तथा जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण जड़ रुक्ष मुग्दराकार हो जाती है। फिर अपन देखते हैं 5 नंबर, तो संक्रमित जड़ के गांठ वाले भाग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अधिक संचय होता है, संचित पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये ऊपरी भाग में क्या होते हैं स्थानांतरित नहीं हो पाता है। फिर आगे अपन देखें कि गांठ के निर्माण के अतिरिक्त गाजर एवं चुकंदर में जड़ का द्विशाखा दो शाखाएं, कुंचित मूलाभ होता है। कंद एवं फलियों पर फुंसी जैसी जो संरचनाएं होती है वह दिखाई देने लगती है। इसके आगे अपन देखें पिट्टिका युक्त उत्तकों से पोषक तत्वों का क्षरण या रिसाव हो सकता है। पिट्टिका युक्त अपन देखते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्षरण या रिसाव हो सकता है। आगे देखिए फिर 8 नंबर, जड़ गांठ उत्पन्न होने से पौधे की जल व पोषक तत्व की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना वह कम हो जाती है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है तथा कुरूपता के कारण विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यानी जड़ गांठ उत्पन्न होने से पौधे की जल और पोषक तत्व ग्रहण करने की जो क्षमता है ना उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसके कारण से अपन मानते हैं ग्रोथ रुक जाएगी। पौधा जो होगा वह क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और कुरूपता के कारण विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं, पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देगा। ये अपन देखे हुए ये डायग्राम है इसका, लेकिन यहाँ पर ये प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है साफ तरीके से। मिलोइडोगाइन सूत्रकृमि संक्रमित पौधे की जड़ें दिखा रखी है। अब अपन बात करते हैं इसके रोग चक्र के बारे में। तो देखिए रोग चक्र, रोगजनक सूत्रकृमि की उत्पत्ति एवं पुनरावृत्ति मादा द्वारा परपोषी उत्तकों में या मादा में स्त्रावित जिलेटिनस मैट्रिक्स में दिए गए अंडों से होती है। अंडों से होती है। यह अंडे आकृति में दीर्घवृत्ताकार होते हैं। प्राय परपोषी कोशिका में बनी पुट्टी में लगभग 400 से 500 की संख्या में सूत्रकृमि पाए जाते हैं, जो कभी कभी 1000 तक हो सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि जो रोगजनक सूत्रकृमि होता है ना उसकी उत्पत्ति और पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा, तो वह मादा द्वारा परपोषी उत्तकों में या मृदा में स्त्रावित जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होते हैं ना उसमें दिए हुए अंडों से होती है। ये अंडे कैसे होते हैं, आकृति में वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, बड़े वृत्ताकार कह सकते हैं। प्राय परपोषी कोशिका में बनी पुट्टिका में लगभग 400 से 500 की संख्या में अपन कहते हैं ये सूत्रकृमि प्रेजेंट होते हैं, जो कभी कभी 1000 तक भी हो सकते हैं। संक्रमित जड़ों पर बनी पुट्टिकाओं का आकार मादा के आकार, पुट्टिकाओं का आकार जो होता है मादा के आकार से भी फूलकर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अंडों में भ्रूण के निर्माण के पश्चात जो डिंबक होते हैं ना उनका विकास हो जाता है। डिंबक यानी कि इनकी अवस्था होती है, डिंबक की प्रथम अवस्था शुष्क परिस्थितियों के लिए क्या होती है, अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, परंतु अंडे के भीतर गति करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। डिंबक की जो प्रथम अवस्था होती है ना वह शुष्क परिस्थितियों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, परंतु अंडे के भीतर गति करने में भी ये सक्षम होते हैं। फिर अपन देखते हैं प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है, उसके पश्चात डिंबक की द्वितीय अवस्था बन जाती है। निर्मोचन का मतलब एक अवस्था त्याग कर दूसरी अवस्था प्राप्त करना। तो अपन माने प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है, उसके पश्चात डिंबक की द्वितीय अवस्था आएगी, जो अनुकूल अवस्था जैसे उपयुक्त तापक्रम, नमी, प्रासन्य दबाव
मिलने पर अंडे से बाहर आ जाती है। ये जो सूत्रकृमि होते हैं ना, ये आकृति में कैसे होते हैं? बेलनाकार, छोटे, 0.3 से 0.45 mm के होते हैं। आकृति में बेलनाकार, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंग नहीं होता है, तथा पूंछ पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। ये इनकी पहचान होती है। ये मृदा में बाहर निकलकर धीरे धीरे गति कर फसल की जड़ों के संपर्क में आकर संक्रमित स्थान पर नई पुट्टियों या गांठों का निर्माण करते हैं, जिनसे पुनः डिंबके निकलते हैं। ये सूत्रकृमि आकृति में बेलनाकार, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं और पूंछ जो होती है पीछे की ओर इनकी मुड़ी हुई होती है। ये मृदा या मिट्टी में बाहर निकलकर धीरे धीरे गति कर फसल की जड़ों के संपर्क में आकर संक्रमित स्थान पर नई पुट्टियों या गांठों का निर्माण करते हैं, जिनसे पुनः डिंबक निकलते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन क्या होता है इसका। तो इस रोग का प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन शस्य प्रबंधन की। तो शस्य प्रबंधन का फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिस खेत में रोग का प्रभाव होना उसमें अवशेषों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। यानी फसल से संबंधित जितने भी अवशेषी पदार्थ होते हैं या अवशेषी फसल वगैरह होती है, उनके अंश होते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। तथा ग्रीष्मकालीन 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए, ताकि मिट्टी में पड़े सूत्रकृमि अवशेष जैसे अंडे व डिंबक नष्ट हो जाए। काफ़ी अच्छी बात है। एक तो क्या करना चाहिए, अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी कि गर्मियों के समय में क्या कर देनी चाहिए, उस खेत की 1-2 बार जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी पलट जाएगी। ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर आएगी, तो मिट्टी में दबे हुए जो अपन कहते हैं सूत्रकृमि या सूत्रकृमि के अवशेष अंडे वगैरह बाहर आ जाएंगे। और वह टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेकंड देखिए, इस रोग को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाकर, जिसमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, 2 से 3 साल तक फसल चक्र अपनाएंगे, जिसमें रोगरोधी फसल जैसे जवार, बाजरा, सेम, रिजका, जई, सांवा, काकून आदि उगाया जाना चाहिए। ये अपने को काम में लेना चाहिए। फिर रोग मुक्त खेत से बीज का चुनाव करना चाहिए। बीज उसी खेत के लेना चाहिए जिस खेत में बिल्कुल भी रोग नहीं था, यानी कि रोग मुक्त खेत से बीज का चुनाव अपने को करना चाहिए। फिर आगे देखिए, रोपण सामग्री जैसे कंद, सल्क कंद, घनकंद, मूल आदि को उष्ण जल उपचार करके बोया जाना चाहिए। यानी कि इनको गर्म जल से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। गर्म जल से उपचारित करना चाहिए, बाद में काम में लेना चाहिए। जैसे आलू के कंदों को 46 से 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा, अदरक प्रकंद को 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 10 मिनट के लिए, तथा शकरकंद को 46.70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 65 मिनट तक उपचारित करके बोना चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है। यानी जो भी अपन ये कंद, सलकंद, घनकंद, कंद अपन मानते हैं आलू वगैरह, सलकंद प्याज को मानते हैं, घनकंद अपन मान सकते हैं जो अरबी वगैरह आती है, और जो अपने मूल अपन कोई भी लगाते हैं, तो उन सबको गर्म जल से उपचारित करना चाहिए, बाद में उन्हें काम में लेना चाहिए। आगे देखिए, करंज, नीम, रतनजोत, महुआ, अरंडी 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालने से रोग व्यापकता क्या होती है, कम होती है। और रोग प्रबंधन के लिए 25 क्विंटल लकड़ी का बुरादा प्रति हेक्टेयर मिलाने से रोग का प्रभाव क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो ये तो था अपने शस्य प्रबंधन। अब बात कर रहे हैं जैविक प्रबंधन की। तो देखिए, महत्वपूर्ण फसलों के जड़ गांठ सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियों की प्रतिरोधी किस्मों को अपने को क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उन्हीं को अपने को बोना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए इसमें रासायनिक प्रबंधन क्या कह रहे हैं। रासायनिक प्रबंधन, रसायनों से बीजों को उपचारित करके जड़ गांठ रोग को कम किया जा सकता है। जैसे चने के बीजों को कार्बोफ्यूरॉन एवं फिनेमिफास तथा चुकंदर को कार्बोफ्यूरॉन तथा एल्डी कार्बसल्फोन द्वारा उपचारित करके बोना चाहिए। फिर दे रखा है दूसरा कि रासायनिक मृदा उपचार 1 किलोग्राम एल्डी कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से या 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से या 13 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उपचारित कर जड़ गांठ सूत्रकृमियों को प्रबंधित किया जा सकता
है। ये इसके मुख्य रासायनिक है जो अपन मान सकते हैं प्रबंधन था। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने एक रोग का अध्ययन किया। वह रोग कौन सा था? सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, रूट क्नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसके अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए और याद कीजिए। नोट्स बनाकर ग्रुप में जरूर से सेंड कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोग के साथ। अगला जो रोग होगा अपना वह श्लेषण का जो थर्ड रोग है, कौन सा? गेहूं का सेव एवं तुंदू रोग, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।